अब हम करने लगे हैं पास्ट पेपर्स जो कि हमने थायराइड पढ़ लिए, ठीक है। इससे सारे हम पास्ट पेपर्स करेंगे। क्वेश्चंस के बहुत आसान है, हमने वो करने हैं जो कि सिनेरियोज आए हैं उसे हम पिक करेंगे। बाकी तो अब मैंने आपको करवा दिया, आपको आता ही होगा। सबसे पहले हम करते हैं, एक पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वो कहते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस बताओ ग्रेव डिजीज़ की। तो ग्रेव डिजीज़ की पता है कि आपको हाइपरथायराइडिज्म में आता है, T3 T4 लेवल ज़्यादा होगा और TSH लेवल कम होगा, और ये प्राइमरी होता है क्योंकि अपना थायराइड का प्रॉब्लम ही होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आपने मेजर टाइप्स बतानी है थायराइडाइटिस की। तो आपको पता है कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस होता है, इसके अलावा ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस होता है, इसके अलावा थर्ड कौन सा होता है, सब एक्यूट लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस। अच्छा, आगे हम करते हैं कि वो कह रहे हैं कि गिव एन ओवरव्यू ऑफ पैथोजेनेसिस एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रेव डिजीज़। आपको पता है ग्रेव डिजीज़ में मॉर्फोलॉजी क्या थी, वो आपने याद कर लेनी है। इसके अलावा पैथोजेनेसिस इसकी कर लेनी है जो कि मैंने आपको करवाई थी। और पैथोजेनेसिस में क्या क्या था, उसके सारे एंटीबॉडीज़ थे। कौन कौन से एंटीबॉडीज़ थी, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स थे, ठीक है, और थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स थी। और थर्ड कौन सा था, थर्ड था आपका TSH बाइंडिंग इनहिबिटर इम्यूनोग्लोबुलिन्स था। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या कर रहे थे, ये जाके जो उस ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे थे थायराइड को, और स्टिमुलेट करने से जो है ना उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती थी T3 T4 की। और अगर हम इसकी बात करें कि आपकी इसकी मॉर्फोलॉजी क्या थी, तो आपको याद होगा, 3-4 बातें बता देती हूँ ताकि आपके माइंड में आ जाए कि टाल सेल कलमनर सेल से, और वो क्राउडेड थे बहुत ज़्यादा, स्मॉल पेपिला थे, इसके अलावा कोलोइड था वो पेल था, और स्कैलप मार्जिन थे, और इसके अलावा लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट था, और जर्मिनल सेंटर्स वगैरह थे, ठीक है। ये तो आपको याद हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म हम क्या टेस्ट करवाएंगे, हम टेस्ट करवाना है कि T3 T4 का लेवल ज़्यादा होता है, TSH का लेवल अगर कम है तो ये प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म होगा, और अगर जो है TSH लेवल ज़्यादा है और T3 T4 लेवल ज़्यादा है तो ये सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म होगा ड्यू टू पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। उसके बाद हम करते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करते हैं, अब मिडल एज्ड वुमेन प्रेजेंट विद पेनलेस स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ द नेक फॉर द लास्ट 5 मंथ्स, ठीक है। तो एक पेशेंट आई है मिडिल एज की, उसकी पेनलेस स्वेलिंग है, दर्द नहीं है। On examination, there is a 3 centimeter mass in front of the neck which moves with swelling, and final aspiration cytology reports it to be suspicion of malignancy, most likely papillary type. Give microscopic feature of papillary carcinoma of thyroid. Name its 2 morphological variants या subtypes. अच्छा, अब इन्होंने बता दी है, आपको डायग्नोसिस खुद बता दी है, ठीक है। तो आपने इसकी बतानी है मॉर्फोलॉजी। तो इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने की हुई है। ऑर्फन NAI, समोमो बॉडीज़, इसके अलावा पेपिलरी स्ट्रक्चर होता है, और इंटरन्यूक्लियर इनक्लियंस वगैरह होती हैं, ठीक है। आप मैंने 3-4 बता दी हैं आपको। और इसके अलावा इसके वेरिएंट्स थे, मैंने आपको करवा दिए थे। आपके वेरिएंट्स कौन कौन से थे, मैंने 3-4 लिखवाए थे कि टाल सेल वेरिएंट था, कोलमनर सेल वेरिएंट था, और फॉलिकुलर वेरिएंट था, ठीक है। ये आपने लिख लिए थे, ये हमें। अच्छा जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहे हैं कि अ बायोप्सी फ्रॉम अ सॉफ्ट टिश्यू मैस इन द आइलिक फोसा रिवील्ड मेटास्टेटिक कार्सिनोमा मोस्ट कंसिस्टेंट विद डायग्नोसिस ऑफ मेटास्टेटिक कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। के कह रहे हैं कि थायराइड का कार्सिनोमा था जो कि स्प्रेड कर गया है कहाँ पे, आइलिक फोसा के टिश्यूज़ के अंदर। तो अब ये है कि हमारे जो स्प्रेड कर रहे थे वो 2 कैंसर थे, एक पेपिलरी था और एक फॉलिकुलर था, दोनों ही स्प्रेड कर रहे थे, ठीक है। पेपिलरी भी की जो थी ना हेमाटोजेनस थी उसकी स्प्रेड, ठीक है, और इसके अलावा फॉलिकुलर की भी थी। अब उन्होंने पूछा कि नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थायराइड कार्सिनोमा। तो कौन कौन से होते हैं, पेपिलरी होता है, फॉलिकुलर होता है, एनाप्लास्टिक होता है, और मेडुलरी होता है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। तो मोस्ट कॉमन टाइप मैंने बताई थी आपको कौन सी होती है, आपकी पेपिलरी कार्सिनोमा होता है, ठीक है। पेपिलरी कार्सिनोमा जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। अच्छा, उसके बाद है कि हम नेक्स्ट चलते हैं। वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर है आपका 6। वो कह रहे हैं कि अ 45-year-old फीमेल प्रेजेंट विद अ लार्ज पेनलेस स्वेलिंग इन हर नेक, शी हैड सम डिग्री ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। अच्छा जी, पहली बात ये है कि आप यहाँ पे करेक्ट कर लें, ये हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है। आपके पास पेपर्स में जो क्वेश्चन है ये हाइपो है। हर थायराइड हैज सिमेट्रिक एंड डिफ्यूज इन्लार्जमेंट, हर सीरम वाज पॉजिटिव फॉर सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट थायराइड पेरोक्सीडेज एंड थायरोग्लोबुलिन। अब 45 ईयर की औरत आई है, उसकी नेक में जो स्वेलिंग है वो पेनलेस है। पेनलेस सभी पेनलेस थे, मतलब हाशिमोटो भी पेनलेस था, ग्रेव्स भी पेनलेस था, आगे कार्सिनोमा भी पेनलेस थे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि है कैसे उसकी स्वेलिंग इन हर नेक, और स्वेलिंग कैसी है, सिमेट्रिक है और डिफ्यूज़ इन्लार्जमेंट है, मीन पूरा का पूरा ग्लैंड इन्वॉल्व हुआ है। इसका मतलब ये है कि कोई कैंसर नहीं है। कैंसर होता तो वो एक जगह पे होता, कोई नोड्यूल टाइप होता, कोई एक जगह पे उसकी वन साइड पे जो है ना उसकी थोड़ी सी वो ग्रोथ बढ़ जाती है। अब डिफ्यूज़ इन्लार्जमेंट हमने 2 जगह ही पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है, एक ग्रेव्स में पढ़ी है और एक हाशिमोटो थायराइडाइटिस में पढ़ी है। अब यहाँ मैंने कहा कि ये आपका है हाइपो दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका, ये देखें, ये आपका है हाइपो, मेरे ख्याल से ज़्यादा ख़राब हो गया, ये हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है। और लास्ट में आपका दिया हुआ है ये यूज़ करते हैं, हाँ, लास्ट में दिया हुआ है ऑटो एंटीबॉडीज़, ठीक है, अगेंस्ट थायरोपेरोक्सीडेज एंड थायरोग्लोबुलिन। आपने ये जो 2 हैं ये कहाँ पढ़े थे एंटीबॉडीज़, ये आपने पढ़े थे हाशिमोटो
थायरोडाइटिस के अंदर, जो कि मैंने बताए थे आपको 2 याद करवाए थे कि आपने याद करने हैं थायरॉइड पेरोक्सिडेज एंड थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ हाशिमोटो के अंदर। सो हमारा डायग्नोसिस हो गया। ये बहुत इजी डायग्नोसिस है। हाँ, अगर आपको एंटीबॉडीज़ याद नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल है, वरना ये इजी है बहुत। ठीक। सो ऐसा कि उसने पूछ लिया है कि आपके मोर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या होंगे, तो आपको याद होंगे हाशिमोटो के अंदर कि मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लामेटरी सेल्स आ जाते हैं। इसके अलावा जर्मिनल सेंटर्स होते हैं, हार्टर सेल ऑक्सीफिल चेंज होता है, इसके अलावा फाइब्रोसिस वगैरह हो सकता है। ठीक है, ये इसकी मोर्फोलॉजी आ गई है। अच्छा जी, और उसने पूछा हुआ है कि 2 एंडोक्राइन डिजीज़ कैरेक्टरिस्टिकली सीन विद दिस कंडीशन, तो आपको मैंने लिखवाए थे कि डायबिटीज़ टाइप 1 और ऑटोइम्यून एडिनोलाइटिस, इसके अलावा SLE वगैरह जो है ना वो इसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये लिख देने हैं इसके साथ। अच्छा, उसके बाद वो कह रही हैं कि व्हाट एबनॉर्मलिटीज़ डू यू एक्सपेक्ट इन सीरम लेवल्स ऑफ फ्री T3, T4 एंड TSH लेवल। तो आपको पता है कि हाशिमोटो थायराइडिस के अंदर क्योंकि ये हाइपोथायराइडिज्म है तो हाइपो होगा तो T3, T4 लेवल कम होते हैं और फीडबैक के नतीजे में आपका TSH लेवल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था लेबोरेटरी डायग्नोसिस 2 तरह के, एक इनिशियल फेज़ के थे और एक डिलेड फेज़ के थे। आपने दोनों ही मेंशन करनी है। ठीक है, इसमें दोनों मेंशन करने हैं कि इनिशियल में क्या होता है कि T3, T4 लेवल ज़्यादा होता है, TSH लेवल कम होता है, और डिलेड फेज़ में ये था कि TSH लेवल ज़्यादा हो जाता है, T3, T4 लेवल कम हो जाते हैं। अच्छा, आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है अब 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, अ मिडल एज वुमेन प्रेजेंट विद पेनलेस स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ द नेक फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, पेनलेस स्वेलिंग है नेक पे फ्यू मंथ से। ऑन एग्जामिनेशन हर थायरॉइड ग्लैंड इज़ डिफ्यूजली इनलार्ज्ड। अब नेक मैस भी है और डिफ्यूजली इनलार्ज्ड भी हो गया है। द प्रोवेनियल डायग्नोसिस ऑफ थायरोडाइटिस इज मेड, तो थायरोडाइटिस उन्होंने कहा कि इसको थायरोडाइटिस हो गया है। वैसे अगर आप डायग्नोसिस बनाएं, इसकी उन्होंने आगे डायग्नोसिस नहीं पूछी, लेकिन अगर बनाएं तो क्या बनेगी, हाशिमोटो बनेगी ना, क्योंकि एक तो उसको पेनलेस स्वेलिंग है और डिफ्यूजली इनलार्ज है और थायरोडाइटिस है, तो हाशिमोटो एक थायरोडाइटिस होता है। ठीक है, तो आपने बताने हैं, उन्होंने पूछा ये है कि नेम द 3 टाइप्स ऑफ थायरोडाइटिस, तो आपने वही जो मैंने बताया कि हाशिमोटो, ग्रेनुलोमेटस और एक्यूट लिम्फोसिटिक। बी क्वेश्चन है कि गिव द पैथोजेनेसिस एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ हाशिमोटो थायरोडाइटिस, तो आपने पैथोजेनेसिस वही लिख लेनी है जो मैंने आपको बताई थी बुक से कि उसमें जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है, सेल्फ टॉलरेंस अगेंस्ट द ऑटोइम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, CD8, CD4 वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ वगैरह आके उसे रिएक्ट करने के बाद जो इंजरी करवाते हैं सेल्स की। ठीक है, आपने वो लिख देनी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपके माइक्रोस्कोपिक फीचर बताएं, तो मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताई हैं, तो आपने वो लिख देनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रही हैं, आपका ये है क्वेश्चन नंबर 8। वो कह रहे हैं कि आ 45-year-old मेल प्रेजेंट टू अ सर्जन विद अ मैस इन फ्रंट ऑफ द नेक, ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन द थायरॉइड ग्लैंड इज़ इनलार्ज्ड। ठीक है, उसका मैस है और ग्लैंड जो है वो इनलार्ज्ड है। फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी ऑफ थायरॉइड डिमोस्ट्रेट सेल क्लस्टर्स दैट सजेस्ट पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉइड। अब उन्होंने कह दिया है कि डायग्नोसिस खुद बता दिए हैं। सो आपने बायोप्सी में क्या देखना है, बायोप्सी में आप सेल की देखेंगे। सेल में मेन चीज़ क्या होती है, हमने ये कहा था कि पेपिलरी कार्सिनोमा में न्यूक्लियर की जो है ना वो चेंजेस आती हैं, और कौन सी होती हैं, ऑर्फन NEI न्यूक्लियाई होती हैं, स्मॉल बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, ये आपने बता देने हैं इसके अंदर। इसका बी पार्ट है, व्हाट इज़ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ थायरॉइड कार्सिनोमा, तो आपको पता है कि मोस्ट कॉमन जो है वो पेपिलरी कार्सिनोमा ही है। अच्छा जी, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 9। A 47-year-old woman has tachycardia and heat intolerance with a 6 kg weight loss over 4 months। ठीक है, उसका वेट लॉस हो गया है और हीट इंटॉलरेंस है, इसका मतलब ये है कि उसे हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपर में है वो। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज अ डिफ्यूज थायरॉइड इनलार्जमेंट, उसके जो पूरा ग्लैंड है वो इनलार्ज हो गया। हर थायरॉइड स्कैन शोज यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड अपटेक इन एंटायर ग्लैंड, अपटेक किसकी बढ़ गई है, आयोडीन की बढ़ गई है। रिजल्ट्स ऑफ थायरॉइड फंक्शन टेस्ट आर अवेटेड। ठीक है, अब आप खुद सोचें कि इसकी डायग्नोसिस कैसे बनेगी। एक तो मैं बताती हूँ आपको, सबसे पहले हमें पता लग गया पहली लाइन से कि हाइपरथायरॉइडिज्म है। ठीक है, तो हम हाइपरथायरॉइडिज्म की तरफ ही रह गए, क्योंकि कार्सिनोमा तो हाइपरथायरॉइडिज्म करवाते नहीं है, वो तो वैसे निकल गए। हाशिमोटो वैसे निकल गया, पीछे रह गया सिर्फ वाहिद एक ही चीज़ रह गई है जिसमें डिफ्यूज़ इनलार्जमेंट भी थी और हाइपरथायरॉइडिज्म भी थी। 2 फीचर अगर आ जाए, हाइपरथायरॉइडिज्म और डिफ्यूज़ इनलार्जमेंट, इसका मतलब ये आपका ग्रेव्स डिजीज़ है। ठीक है, तो ये आपको कौन सा है, गिव व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, तो ग्रेव्स डिजीज से ये गिव द ऑटोइम्यून मैकेनिज्म इन द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस डिजीज़। तो आपने जो ग्रेव डिजीज़ की जो भी अपनी पैथोजेनेसिस पढ़ी थी उसमें जो 3 वो थे एंटीबॉडीज़ थे वो आपने इसके अंदर मेंशन कर देने हैं। आगे वो कह रहे हैं कि व्हाट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन द थायरॉइड फंक्शन टेस्ट इन दिस केस, तो आपका हाइपरथायरॉइडिज्म है ना ये, तो आप बताएंगे T3, T4 लेवल जो है वो ज़्यादा होंगे और TSH लेवल कम होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहे हैं कि आ मिडल एज वुमेन प्रेजेंट विद डिफ्यूज एंड सिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड विद ग्रेजुअली डेवलपिंग हाइपोथायरॉइडिज्म। अच्छा, अब ना उसका जो ग्लैंड है ना वो डिफ्यूजली और सिमेट्रिकली इनलार्ज है।
दोनों में सेम होते हैं, ग्रेव्स में भी और हैशिमोटो के अंदर भी। लेकिन अब क्या आ गया इसमें, देखें यहाँ से एक तो गया डिफ्यूज इनलार्जमेंट है, आगे हाइपोथायरॉयडिज्म प्लस डिफ्यूज इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये हाशिमोटो ही है, ठीक है। अगर वो नाम भी बताएं तो आपको पता लग जाना चाहिए। और ये आगे हाशिमोटो दिया हुआ उन्होंने। तो व्हाट इज़ द पैथोजेनिक मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज़, दोबारा वही बात आ गई, आपने इसके जो है एंटीबॉडीज़ लिखनी है, जो उसका बना हुआ पैथोजेनेसिस के बारे में। ये तकरीबन 2.5 का क्वेश्चन का आता है पैथोजेनेसिस। तो आपने उसको अच्छे से ड्रॉ करना है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वही ड्रॉ करना है, लिखना नहीं है उसको। बी है कि व्हाट आर द डिजीज़ टू विच शी इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग। तो मैंने आपको बताया था कि 2 डिजीज़ थी जो कि डेवलप कर सकती हैं, वो थी बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और दूसरी कौन सी थी, पेपिलरी कार्सिनोमा डेवलप कर सकती हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 11, अ बायोप्सी फ्रॉम लिम्फ नोड इन द नेक रिवील्ड मेटास्टेटिक कार्सिनोमा। अच्छा, अब मैं एक बात बताऊँ आपको कि इतना सा अगर आपको पता चल जाए कि लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है और थायराइड को कोई प्रॉब्लम है, तो आपको कंफर्म ये बात पता होनी चाहिए कि पेपिलरी कार्सिनोमा ही ऐसा होता है जो कि सर्वाइकल लिम्फ नोड में चला जाता है, मेटास्टाइज कर जाता है। आगे वो कहते हैं मोस्ट कॉमन विद डायग्नोसिस ऑफ मेटास्टेटिक पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, उन्होंने खुद बता दिया आगे, ठीक है। तो वो कहते हैं इफ़ यू री एग्जामिन द स्लाइड्स विच 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स इन पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड विल यू एक्सपेक्ट। तो 3 मोस्ट कॉमन कौन कौन से होते हैं, एक तो होगा पेपिलरी स्ट्रक्चर मिलेगा, सेकंड क्या होंगे, ऑफन एनियन न्यूक्लाई होंगे, उनको डिस्क्राइब कर देना कि वो होते क्या हैं, कि वो जो है ना बिल्कुल क्लियर से न्यूक्लाई होते हैं। उसके अलावा थर्ड की चीज़ बतानी है आपने, स्मोमा बॉडीज़ बतानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे है नेम 4 कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, तो आपने चारों के चारों नाम लिख देने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, अ 45-year-old फीमेल इज सीन इन सर्जिकल ओपीडी विद लेफ्ट थायराइड लोब इनलार्जमेंट एंड अ लार्ज नॉन टेंडर लेफ्ट सर्वाइकल लिम्फ नोड एंड अ थायराइड नोड्यूल इन लेफ्ट लोब। अच्छा, एक थायराइड का प्रॉब्लम है और थायराइड में कोई नोड्यूल है, कोई नोड्यूल ऐसा है, उसके साथ जो है सर्वाइकल लिम्फ नोड है वो भी इन्वॉल्व हो गई हैं। अब आप खुद सोचें कि कौन सा ऐसी चीज़ थी जहाँ पे लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है, तो सिर्फ और सिर्फ पेपिलरी कार्सिनोमा ही ऐसी चीज़, वाही चीज़ है जो कि लिम्फ नोड में स्प्रेड कर रही थी। और नेक पे क्या होगा, कोई ना कोई नोड्यूल होगा, नोड्यूल कौन सा होगा, कार्सिनोमा मतलब कैंसर वाला हो गया ना। हर नेक सीटी स्कैन शोज अ सिस्टिक मैस विद एसोसिएटेड इन लार्ज लिम्फ नोड्स। अच्छा, ये आपने याद रखनी है कि आपके जो ग्रोथ फीचर है उसके अंदर लिखा हुआ है पेपिलरी कार्सिनोमा के अंदर कि सिस्टिक डेवलपमेंट भी हो जाती है। अब वो कह रहे हैं कि डायग्नोसिस क्या था, मैं बता दी पेपिलरी कार्सिनोमा, गिव द कैरेक्टरिस्टिक बॉक्स के पीछे वही 3 फीचर बताया था मैंने आपको, मोस्ट कॉमन बताने हैं आपने इसके अंदर। नेम द रिस्क फैक्टर्स फॉर दिस डिजीज़, तो इसके रिस्क फैक्टर कौन से हैं जो डेवलप कर सकता है, तो मैंने आपको बताया था कि आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होते हैं वो जो है ना इसको डेवलप करवा सकते हैं, इसका जो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 क्वेश्चन है आपका कि अ 20-year-old मेल प्रेजेंट विद एन इनलार्ज्ड लिम्फ नोड इन द नेक, ठीक है। इनलार्ज लिम्फ नोड हो गए हैं नेक के अंदर और थायराइड ग्लैंड जो है वाज नॉट विजिबल ऑन एग्जामिनेशन। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब हमने बाहर से ग्लैंड देखा, थायराइड का गले से देखा, तो हमें वो नज़र नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये है कि वो हाशिमोटो और ग्रेव डिजीज़ वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन लिम्फ नोड उसकी इलाज हो गए हैं। फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ लिम्फ नोड शोस मेटास्टाइज। अब देखें ना, हमें थायराइड में प्रॉब्लम कोई नज़र नहीं आई, लेकिन लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए हैं। फिर हमने सेल्स निकाले लिम्फ नोड से, जब हमने उनको देखा तो उनमें क्या फ़ीचर्स थे, उनमें 2 फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोइंग होती थी और इंट्रान्यूक्लियर इनक्लूयन। तो आपको याद होंगे मैंने आपको इंट्रान्यूक्लियर इनक्लूयंस बताए थे, और वो किस में बताए थे आपको मैंने, पेपिलरी कार्सिनोमा में। और दूसरा जो हमारा सबसे अहम फीचर जो किसी के अंदर नहीं है थायराइड में, वो है कि लिम्फ नोड जो है इन्वॉल्व होते हैं पेपिलरी कार्सिनोमा के अंदर। सिर्फ ये फीचर भी दे दें तो आप जो है डायग्नोस कर लेंगे। सो ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूविंग जो है ये भी आप मेंशन कर लें वहाँ पे, और इंटरन्यूक्लियर इनक्लूयन तो आपके लिखे हुए हैं। उसके बाद कहते हैं कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल प्राइमरी साइड ऑफ दिस ट्यूमर। तो प्राइमरी साइड कौन सी होगी, थायराइड ग्लैंड ही होता है इसका। और डिस्क्राइब मोर्फोलॉजी, तब मोर्फोलॉजी तो हमें पता है। एंड मोड ऑफ स्प्रेड क्या होते हैं, वो 2 होते हैं, लिम्फ नोड के थ्रू होते हैं जो सर्वाइकल में जाते हैं, और हिमेटोजेनस होते हैं जो कि लंग्स में जाते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, अ थायराइड लीन हैविंग फॉलिकुलर आर्किटेक्चर इज आइडेंटिफाइड इन अ थायराइडेक्टमी। एक इंसान का ना तो पूरा थायराइड निकाल दिया है और उसमें ना फॉलिकुलर आर्किटेक्चर मिला है हमें। स्पेसिमन ऑफ पेशेंट विद द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ नोड्यूलर ग्वाइटर, उसका नोड्यूलर ग्वाइटर था, फिर उनसे निकाल दिया तो उससे हमें आर्किटेक्चर का नजर आया फॉलिकुलर आर्किटेक्चर। व्हाट इज़ द पॉसिबल डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब इसमें वो कंफर्म नहीं पूछ रहे, कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है, तो आपके माइंड में क्या आ सकता है, ये फॉलिकुलर एडिनोमा हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो है ना ये कोई फॉलिकुलर नोड्यूल हो सकता है, मीन फॉलिकुलर कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। थर्ड आप लिखें फॉलिकुलर वेरिएंट ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा, क्योंकि पेपिलरी कार्सिनोमा के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 3 हो गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि आपने हिस्टोलॉजी के फीचर बताने हैं फॉलिकुलर एडिनोमा के। तो एडिनोमा बताए थे मैंने आपको कि यूनिफॉर्म फॉलिकल्स होंगे और सेल्स होंगे, उसमें कोलोइड भी होगा। इसके अलावा ऑक्सीफल हर्टल चेंज आ सकती हैं। इसके अलावा कोई एटीपीए हो सकता है। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपने नहीं भूलना मेंशन करना, वो होती है कि इसका जो कैप्सूल होता है वो इंटेग्रेट होता है, ठीक है, मतलब ये इन्वेड नहीं करता। अच्छा जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अ 30-year-old फीमेल प्रेजेंट विद सॉफ्ट वार्म एंड फ्लश स्किन, हीट इंटॉलरेंस एंड एक्सेसिव स्वेटिंग। तो आपको पता लग गया कि इस पहली लाइन से पता चल गया कि कौन सी कंडीशन इसको है। ये कंडीशन है हाइपर की, ठीक है, तो हाइपर हो गया इसको। आगे वो कह रहे हैं कि शी गिव्स हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, वही बात होगी हाइपर की। डिस्पाइट इंक्रीज एपिटाइट एंड फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ डायरिया, पाल्पिटेशन एंड एक्सपीरियंस नर्वसनेस, ट्रीमर एंड इरिटेबिलिटी। ऑन एग्जामिनेशन शी हैज़ अ वाइड, अब देखें यहाँ तक पता लगा था मैं हाइपरथायरॉइडिज्म है। नेक्स्ट वो बता रहे हैं आपको कि अगर वो कहते हैं कि वाइड स्टेरिंग गेज है, लिड लैग आर प्रेजेंट, शी इज़ प्रोवेन डायग्नोसिस टू हैव अ थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। अब उन्होंने सब कुछ खुद बता दिया। आगे क्वेश्चन नंबर ए पूछा, बस उन्होंने बता दिया ग्रेव डिजीज़ है। ये ग्रेव डिजीज़ पूछा क्या है कि वो 3 ट्राइड मैनिफेस्टेशन बताएं। तो मैंने आपको 3 बताए थे कि इसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी थायरोटॉक्सिकोसिस, सेकंड बताई थी मैंने आपको ऑफ्थेल्मोपैथी, ठीक है, थायराइड ऑफ्थेल्मोपैथी, और थर्ड थी आपकी डर्मोपैथी। तो डर्मोपैथी में क्या आता है, मिक्स एडिमा हो जाता है। तो आपने 3 ट्राइड लिख देनी है। आगे है क्वेश्चन, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ थायरोटॉक्सिक थायराइड। तो थायरोटॉक्सिक थायराइड की क्या फीचर होंगे, मतलब ग्रेव डिजीज़ के क्या फीचर होंगे। तो वो आपने ग्रेव्स की जो हमने पढ़ी थी सारी की सारी वो आपने मेंशन कर देनी है। कोलमनर सेल्स हो जाती हैं इसके अंदर, और इसके अलावा जो है पेपिला बन जाते हैं, और इसके अलावा पेल कोलोइड होता है, लिम्फोसाइट्स वगैरह इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। ये आपने इसके अंदर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहे हैं वो, अ 35-year-old फीमेल प्रेजेंट विद जनरलाइज्ड एपैथी, मेंटल स्लगिशनेस, रेस्टलेसनेस, कोल्ड इंटॉलरेंस एंड ओबेसिटी। अब ये सारी बातें आपने कहाँ पढ़ी थी? ये सारी बातें जी हमने पढ़ी थी हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर, ठीक है, जिसमें मिक्स एडिमा कहा था। जनरलाइज्ड एपैथी थी, मेंटल स्लगिशनेस थी, रेस्टलेसनेस थी, कोल्ड इंटॉलरेंस था और ओबेसिटी थी। शी इज सस्पेक्टेड टू हैव अ मिक्स एडिमा। तो वो कहते हैं कि व्हाट लैब टेस्ट विल यू ऑर्डर टू कंफर्म द डायग्नोसिस। तो हमने लैब टेस्ट कौन कौन से करवाएं, T3, T4, TSH, आयोडीन अपटेक, ये सब हम टेस्ट करवा लेंगे। व्हाट लैब फाइंडिंग्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इफ शी इज डायग्नोज टू हैव अ हाशिमोटो थायराइडिस। तो हाशिमोटो थायराइडिस अगर उसको इस पेशेंट को अगर है तो आप लैब डायग्नोसिस में क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे T3, T4 लेवल। इनिशियल में क्या मिलेगा, T3, T4 लेवल ज़्यादा होंगे, TSH लेवल कम होगा। लेकिन लेट फेज़ में क्या होगा कि T3, T4 लेवल कम हो जाएंगे, TSH लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो थे सी है, वाई पेशेंट विद ग्रेव डिजीज़ स्पॉन्टेनियसली डेवलप्ड एपिसोड ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म। अब मैंने आप बताया था आपको कि जब बता रही थी ग्रेव डिजीज़ पढ़ा रही थी, उसमें लिखा हुआ था लास्ट जो पैराग्राफ था, मैंने एक बात बताई थी कि ग्रेव्स डिजीज़ जो है वो को एग्जिस्ट करती है हाशिमोटो के साथ, क्योंकि दोनों ही ऑटोइम्यून होती हैं। तो कभी ये ग्रेव्स में चली जाती हैं, कभी ये हाशिमोटो में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये को एग्जिस्ट करती हैं। कभी कभी जो है ना हाशिमोटो थायराइडिस वो सुपरवीन कर सकती है। मीन्स में क्या होते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, तो ये हाइपो की फॉर्म में जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, अ 40-year-old फीमेल प्रेजेंट विद इनलार्ज नोडुलर थायरॉयड, ठीक है, उसका जो थायरॉयड है वो नोडुलर बन गया है। हार्ट थायरॉयड फंक्शन टेस्ट, ये टेस्ट। अच्छा, आपने TSH के अलावा नॉर्मल याद करना है तो आपकी मर्ज़ी है, याद करना करें। लेकिन ये हो कि OSP में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, TSH का याद कर लें कि 0.2 to 4 होता है इसका, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इसमें उन्होंने कहा है कि TSH के लेवल जो है ना वो 8 है, मीन रेज्ड है, और T3 जो है वो नॉर्मल है, और T4 जो है वो थोड़ा सा कम है। अब आप वो कहते हैं कि व्हाट आर द रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन कैन यू डिमांड इन दिस पेशेंट एंड व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। हम इसके अलावा ये हमने लेवल्स करवा लिए हैं, इसके अलावा हमने आयोडीन अपटेक करवा लेंगे, इसके अलावा हमने फाइनेडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करवा लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या करवा सकते हैं, इसके अलावा कोई हम स्कैन भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ थायरोइडेक्टमी स्पेसिमेन, हाउ डू दे कोरेट विद द अंडरलाइंग थर्ड पैथोलॉजी। अच्छा, इन्होंने अब इसकी डायग्नोसिस नहीं पूछी। अगर आप इसकी डायग्नोसिस हम बनाएं तो क्या बनेगी, तो मैंने आपको बताया था कि जब मल्टी नोडुलर ग्वाइटर होता है उसमें ये होता है कि जो थायराइड होता है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। जब थायराइड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इट मीन्स कि T3, T4 थोड़े से कम होंगे, या फिर तकरीबन थोड़े बहुत नॉर्मल होंगे या कम होंगे। लेकिन TSH का जो लेवल है वो रेस्ट ही मिलेगा, क्योंकि मल्टी नोडुलर ग्वाइटर में ये होता है कि आपकी आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाती है। तो TSH बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, वो एक्टिवेट करता है थायराइड को कि तुम नॉर्मल प्रोड्यूस करो। तो वो कोशिश करता है कि नॉर्मल प्रोड्यूस करूँ, लेकिन इतना हो नहीं पाता, ठीक है। तो ये अब आपके मल्टी नोडुलर ग्वाइटर है, तो उसके अपने पैथोजेनेसिस इसकी लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 में है 45-year-old वुमेन प्रेजेंट विद पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। अब पेनलेस इनलार्जमेंट थायराइड की हो गई है। ऑन एग्जामिनेशन हर फिजिकल एंड मेंटल रिस्पॉन्स अपीयर स्लगिश। ठीक है, स्लगिश का मतलब ये है कि हाइपो हो गई है। अब एक क्वेश्चन आई है, उसको हाइपो है, और सेकंड क्या चीज़ थी, डिफ्यूजली इनलार्जमेंट हो गई है और पेनलेस है। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ थायरॉइडेक्टमी स्पेसिमेन शोज लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट विद जर्मिनल सेंटर फॉर्मेशन अलॉन्ग विद थायरॉइड फॉलिकल्स, फ्यू शो हर्टल सेल्स चेंज। तो आपको अगर सपोज करें फर्स्ट 2 लाइन्स भी अगर आ जाएँ कि पेनलेस, डिफ्यूजली इनलार्जमेंट है, स्वेलिंग है ना, कि साथ जो है वो स्लगिश अपीयरेंस है, इसका मतलब ये है कि ये हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस है। साथ उन्होंने एक और फीचर दे दिया कि लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट है, फिर उन्होंने कह दिया जर्मिनल सेंटर जो है ना वो फॉर्मेशन है, वो भी इसी का फीचर है, और थर्ड उन्होंने बताया हुआ है कि हर्टल सेल चेंज। हर्टल सेल चेंज इसमें आता है हाशिमोटो के अंदर आता है। हाँ जी, एक और बात कि हर्टल सेल कैसे याद रखना है कि हाशिमोटो के अंदर है, तो एच से हाशिमोटो, एच से हर्टल सेल चेंज। तो आपने बताना है गिव डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस बता दी हमने। एंड इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी क्या होती है, तो वो हमने सारे बता देने जो हमने पढ़ा था पैथोजेनेसिस वाला। नेम 2 एंडोक्राइन डिजीज एसोसिएटेड, तो कौन से जो एंडोक्राइन डिजीज एसोसिएटेड हो सकती हैं, ये होती हैं आपकी एडिनोलाइटिस और डायबिटीज़ टाइप 1। ठीक है, और इसके अलावा एसएलई वगैरह हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है गिव लेबोरेटरी फाइंडिंग्स ऑफ सीरम T3 T4 TSH लेवल इन टिपिकल केसेस ऑफ ग्रेव डिजीज हाशिमोटो के अंदर, डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक वाटर के अंदर और मल्टीनोडल वाटर के अंदर। तो आपको पता है ग्रेव्स में क्या होगा, हाशिमोटो में क्या होगा, डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक वाटर है, डिफ्यूजली है और नॉन टॉक्सिक के मीन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, T3 T4 कम होंगे और TSH लेवल ज़्यादा होगा। मल्टीनोडल में क्या होगा, T3 T4 थोड़े से कम होंगे, नियर नॉर्मल होंगे, और TSH लेवल जो होगा वो रेस्ड होगा। अच्छा, आगे है कि राइट डाउन द पैथोजेनेसिस, वो तो आपने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर आपका है 21। A biopsy from soft tissue mass in the iliac fossa revealed metastatic carcinoma, most consistent with the diagnosis of metastatic follicular carcinoma of thyroid gland. A search into previous record of the patient showed history of nodulectomy for 2 cm cold thyroid nodule and years back. द लियन वॉज रिपोर्टेड एज फोलिकुलर एडिनोमा। उन्होंने खुद बता दिया है कि फोलिकुलर एडिनोमा था, उसके वो बात कह रहे हैं कि मेटास्टेटिक कार्सिनोमा है, फलां जो भी है। आगे है कि क्वेश्चन नंबर ए है कि इफ़ यू वर टू री एग्जामिन द स्लाइड्स द थायरॉइड नोड्यूल विच पार्ट ऑफ द लियन वुड यू एग्जामिन मोस्ट केयरफुली एंड वाई। तो आपने कौन सा थायरॉइड नोड्यूल, अगर ये सपोज करें आपने डिफरेंशिएट करना है कि फोलिकुलर एडिनोमा है या कार्सिनोमा है, तो आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है, आपने उसके कैप्सूल से डिफरेंशिएट करना है और उसे हमने केयरफुली एग्जामिन करना है। क्वेश्चन नंबर बी है कि व्हाट इज मोस्ट कॉमन मोड ऑफ मेटास्टेसिस फॉर फोलिकुलर थायरॉइड कैंसर एंड व्हाट आर द कॉमनेस्ट साइड फॉर मेटास्टेसिस। तो कौन कौन से इसके मोड होते हैं फोलिकुलर थायरॉइड के, तो हमने कहा था हीमेटोजेनस होती हैं और कहाँ कहाँ स्प्रेड करती हैं, ये स्प्रेड करती हैं लंग्स, लीवर एंड बोन्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 22, उसमें कहा है कि वाइल एग्जामिनिंग सेक्शन फ्रॉम अ थायरॉइडेक्टमी स्पेसिमेन अ पैथोलॉजिस्ट नोटिसेस अ लियन हैविंग अ फोलिकुलर पैटर्न ऑफ ग्रोथ, व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सच लियन। तो फोलिकुलर पैटर्न में क्या क्या हो सकते हैं, फोलिकुलर कार्सिनोमा हो सकता है, फोलिकुलर एडिनोमा हो सकता है और फोलिकुलर वेरिएंट ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर बी है, अच्छा वो कह रहे हैं कि आपने पेपिलरी कार्सिनोमा के जो न्यूक्लियर की 3 आपने बताने फीचर, तो आप ये कह सकते हैं कि वो ऑप्टिकली क्लियर होता है, उसका जो क्रोमैटिन होता है वो डिस्पर्स्ड होता है, और इसके अलावा ना वो पेड़ ऐसे हो रहा है जैसे है ना ग्राउंड ग्लास से पेड़ हो रही होती है, और मतलब उसके जो स्टेन होता है वो थोड़ा सा लाइट स्टेन होता है। तो ये आपने इसके फीचर बता देने हैं। सो आपके ये कंप्लीट हो गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस थायराइड के, मैंने करवा दिए हैं आपको। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको हर तरह कन्फ्यूजन दूर कर दूँ ताकि आपकी डायग्नोसिस ईजीली बन जाए।